ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है भाई, बायो वाले बैठे ही हमारे पास है ना, ठीक है, तो कुछ बताएंगे। लिखो सबसे पहले ह्यूमन आई, पढ़ रखा है ना, ह्यूमन आई तो पढ़ा हुआ है तूने, हाँ ठीक है, हाँ मतलब सही है। लिखो, तो संसार का सबसे बढ़िया कैमरा ह्यूमन आई है, ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। ह्यूमन आईज आर सेंसिटिव to small range of electromagnetic spectrum, to small range of electromagnetic spectrum from 400 nanometer to 780 nanometer, 400 nanometer to 780 nanometer, that is visible range। कौन सा रेंज आ गया? विजिबल रेंज आ गया, आपको पता ही है। 400 वाला वॉयलेट होगा, 780 वाला लाल होगा, ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। दूसरी चीज, इक्वली सेंसिटिव नहीं होता ह्यूमन आई हर कलर के लिए, मतलब किसी कलर के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, ठीक है। 500 नैनोमीटर के आसपास मैक्सिमम, और 500 से नीचे वालों के लिए भी डिक्रीज करती है सेंसिटिविटी, और 500 से ऊपर वालों के लिए भी क्या डिक्रीज करती है। तो लिखो जरा, रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। क्या ग्राफ बनेगा इसका? ये हमारा सेंसिटिविटी चार सौ से नीचे के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, 780 से ऊपर के लिए भी कोई सेंसिटिविटी नहीं है, 500 के लिए मैक्सिमम, मतलब सारे कलर्स के लिए सेम सेंसिटिविटी नहीं है, येलो और ग्रीन रीजन के लिए मैक्सिमम सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो लिख लो, मैक्सिमम सेंसिटिविटी इज फॉर येलो एंड येलो ग्रीन रीजन, मैक्सिमम सेंसिटिविटी फॉर येलो ग्रीन रीजन, ठीक है। अगला लिखो, हाँ डिफरेंशिएट करने के, ठीक है, इतनी बात। अगला लिखो, एकोमोडेशन ऑफ आईज। जो हमारे पास आंखों का लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ये होती है हमारी सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या कर सकती हैं? फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं, मतलब मतलब खिंचा तो रेडियस बढ़ गया, दबा तो रेडियस घट गया, किसका? कर्वेचर का, लेंस का। तो रेडियस अगर चेंज करेगा तो फोकल लेंथ भी क्या करेगा? चेंज करेगा। तो लिखो जरा, सिलेरी मसल्स हेल्प इन एडजस्टिंग focal length of eye lens, help in adjusting focal length of eye lens by changing radius of curvature, by changing radius of curvature, ठीक है। दूसरी चीज लिखो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
ह्यूमन आई क्या कर सकता है, मैं सिर्फ ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, किसी और जानवर के लिए अलग भी आ सकता है रिजल्ट, ठीक है इतनी बात। ह्यूमन आई क्या कर सकता है, 20 सेंटीमीटर या उससे दूर का, मतलब अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो या इसको एक्सपैंड करते हो तो एक मोमेंट तक ही कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, एक मोमेंट तक ही एक्सपैंड हो पाएगा। ये तो नहीं कि कितनी आंख फैलती जाएगी और कितनी कम होती जाएगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही, ठीक है। सिलरी मसल्स के भी अपनी क्या है, एक लिमिट है, ठीक है। तो लिखो जरा, ह्यूमन आई कैन accommodate object beyond 20 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 20 सेंटीमीटर। ज्यादा प्रिसाइज होने के लिए हम ले लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड करेगा, उसी को हमने अपना एक फिक्स डाटा माना हुआ है, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो 25 सेंटीमीटर इज considered as least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। 25 centimeter is considered as least distance of distinct vision। मैं आपको कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूँ आई का, वो बायो वालों ने पढ़ लिया होगा अपना, ठीक है, कि क्या क्या होता है उसमें, ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, वो सारा नाटक इनको पता होगा, ठीक है इतनी बात। अब तो 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया, इसी को नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट। और इसके बियॉन्ड इन्फिनिटी को क्या कहेंगे हम, फार पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट कहते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेन्ड स्टेट ऑफ आई कहते हैं, क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड स्टेट ऑफ आई। 25 सेंटीमीटर को ही 20 को भी कह सकते हैं क्योंकि 20 तक कर लेते हैं हम, लेकिन हमें जो डाटा दिया गया 25 वाला दिया गया, ठीक है इतनी बात। मैक्सिमम स्ट्रेन्ड स्टेट ऑफ आई, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा लिखो, इन्फिनिटी, अगर हम कोई चीज बहुत दूर है उसको देख रहे हैं, इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड एज फार पॉइंट, फार पॉइंट, और रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई, क्या होगी वो, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज लिखो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है बायो वालों, हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन, PERSISTENENCE जो भी होगा, परसिस्ट, हाँ, व्हाट इज इम्पल्स ओवर हियर। देखो, अगर इमेज हमारी रेटिना पे बन रहा है तो अगर 1/10 सेकंड से पहले दूसरी इमेज बन जाए तो, मतलब 1/10 लिखा है किताब में तो हम 1/10 ही मानेंगे, 1/16 भी लिखा हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर 1/10 से पहले दूसरी भी बन जाए तो हम दोनों इमेजेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो लिखो जरा, लिखो, इट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। ये ह्यूमन आई की क्या है, परसिस्टेंस है। कुछ किताबों में 1/16 भी दे रखा है, ठीक है इतनी बात ही ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। दूसरा, रिजॉल्विंग लिमिट, ये डाटा है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है इतनी बात, रिजॉल्विंग लिमिट। और सारी डाटा किसके लिए दे रहा हूं मैं, आदमी की आंख के लिए दे रहा हूं, ठीक है, गाय भैंस की आंख के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पहले कॉलम के अंदर ना अपने नाम के आगे टिक लगा देना, फर्स्ट 4 पेज है मेडिकल के हैं, आगे के नॉन मेडिकल के। सुन, और अगर मैं किसी और के नाम के आगे लगा दूंगा तब तो चेक करेगा, नहीं मैंने हर कौन सारा को ध्यान रहेगा, ऐसा मत करना है। तुझे कैसे पता चलेगा, मतलब तूने पूरा कॉलेज वाली प्रॉक्सी मारने को बोल दिया लोगों को। अब लिखो, रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट मतलब अगर आप दो लोग बैठे हो, मुझे अलग अलग दिख रहे हो, तो इन दोनों से मेरी आंखों पे कुछ एंगल बन रहा है, अगर ये दूर जाए तो एंगल क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, ठीक है इतनी बात। तो अगर एंगल 1/60 डिग्री से छोटा हो गया तो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट ह्यूमन आई की है, लिखो 1 मिनट, एंगल को मिनट में ही मेजर करते हैं पता है ना, इज 1 मिनट, और क्या कह रहा है
हाँ आर्क मिनट ही, 1 मिनट यूनिट होती थी सेक्साडेसिमल सिस्टम में किसकी, एंगल की, 1 मिनट और 1/60 डिग्री। ठीक है, इससे छोटे एंगल वाले को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। अब लिखो जरा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये जो फालतू चीजें इनको जल्दी निपटाएंगे, फिर हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पाएंगे जो मेन काम है हमारा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, सबसे पहले लिखो शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया क्या होता है भाई, बायोलो? हाँ, लिखो जरा, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट नॉट फार अवे ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो उनकी इमेज रेटिना पे बन जाती है, लेकिन जो फार वाले हैं वो रेटिना से क्या बन जाती है, पहले बन जाती है। ठीक है, इतनी बात। तो पहले मतलब ऐसे देखो, आपके पास मान लो ये लेंस है, आई लेंस, ये रेटिना है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये रेज गई इंसिडेंट और ये ऐसे करके रेटिना पे बन गई इमेज। ठीक है, इतनी बात। अब लेकिन अगर दूर से आ रहा होता यहीं पर और ये रेटिना है, यहां बन रही है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेटिना पे इमेज बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मोर डाइवर्जिंग करना पड़ेगा। मोर डाइवर्जिंग कैसे कर सकता हूं मैं, कनकेव लेंस लगा दूं। ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखा हमने, अच्छा डेफिनेशन लिखी, लिखो जरा, लिखो इमेज फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इमेज फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ये सब 10th क्लास में पढ़ा हमने शायद, है ना। इमेज फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना but for far away objects formed before retina, formed before retina। अब अगर रेटिना से पहले बन गया, ठीक है, इतनी बात, तो एक बात बताओ, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक टू रिमूव दिस डिफेक्ट डाइवर्जिंग लेंस शुड बी यूज्ड। कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ छोटा हो गया, एक कारण, तभी तो क्या हो गया, पहले कन्वर्ज कर गया, या दूसरा कारण ये हो सकता है रेटिना हमारा दूर चला गया। ठीक है, तो लिखो जरा रीजंस बिहाइंड मायोपिया। रीजंस बिहाइंड मायोपिया, ये बचपन में आ जाती है बीमारी, है ना, ये वाली बीमारी बचपन में आ जाती है, जिनके मतलब आई बॉल का साइज बड़ा ना, शायद ये शायद उस बीमारी से ग्रसित है ना। ठीक है, जिनका आई बॉल का साइज मतलब उनकी नेचुरल ग्रोथ से ज्यादा तेज बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात, तो उनका रेटिना पीछे भाग जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मतलब आई बॉल का साइज जल्दी बढ़ने लगता है, और ये बचपन में 5-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो इफ रेटिना गेट्स ड्रिफ्टेड अवे, क्यूरेबल है या नहीं है, क्यूरेबल है वैसे मेरे ख्याल से, बाद में मतलब जैसे अगर आपकी उम्र 15-20 साल, मतलब 15-20 साल के बाद नहीं बढ़ता आई बॉल, नहीं ऑपरेशन तो बात की बात है, लेकिन 15-20 साल के बाद तो आई बॉल बढ़ेगा ही नहीं, वो तो 16-17 साल तक ही बढ़ता है आई बॉल, और हम तो बढ़ते ही रहते हैं, हम तो 25 साल तक बढ़ते हैं, तो शायद वो बाद में एडजस्ट हो जाता होगा 24-25 साल तक में, मतलब मुझे जहां तक लगता है, और रह गया तो फिर कोई बात नहीं। एज के साथ आई बॉल सिर्फ 15-16 साल तक बढ़ती है, बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। अरे ताऊ, आई बॉल का साइज बढ़ने की वजह से रेटिना पीछे जाता है, इसमें ये खेल होता है। ठीक है, इतनी बात। अब आई बॉल का साइज बढ़ रहा है तो रेटिना पीछे जा रहा है। जैसे आप कह रहे हो हम बढ़ते रहते हैं 25 तो
वो एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट होने के लिए क्या बड़ा भाई तेरा साइज बड़ा होगा तो अपने आप रेटिना उसी हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देगा। आईबॉल की ग्रोथ रिलेटिवली आपकी ग्रोथ से तेज हो रही है। अगर आईबॉल की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस में चले तब तो ये बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। और ये बचपन में आ जाती है, आजकल तो बहुत सारे लोगों को आ रही है, ठीक है। मतलब इवन मतलब सौरव गांगुली तो पूरी जीवन इसी से ग्रसित रहा है, ठीक है। और बढ़िया खेला है वो, बॉल उसे सही दिखी है ना, चश्मा ही लगाया उसने। अब क्या कहानी भाई, क्या कह रहा था मैं? रेटिना गेट्स ड्रिफ्टेड अवे, ठीक है, इतनी बात ये लिखना था, ठीक है। ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, एक कारण ये हो गया। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी छोटा रह सकता है भाई, आईबॉल तो नॉर्मल था, फोकल लेंथ ही छोटा रह गया, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ। तो फिर 16-17 ईयर्स के बाद बॉडी की ग्रोथ होगी? क्यों नहीं होगी भाई, बॉडी की होगी, आईबॉल की नहीं होती है। तो किसी डॉक्टर से पूछ ले, मैं 100% बता रहा हूँ, ये कहेगा कि आईबॉल की ग्रोथ 16-17 साल तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हमारी बॉडी तो भैया 22-23 साल तक लंबा होगा, ठीक है। जो भी बढ़ना होगा 22-23 साल तक, ठीक है। मेल के लिए और फीमेल के लिए शायद 20 साल तक, है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना ही रहता है, बायो वालों को ज्यादा पता होगा, हमें नहीं पता भाई। चलो अब अगला लिखो। तो हमने डिफेक्ट मतलब इसको ठीक तो कर ही लिया कनकेव लेंस लगा करके। कह सकते हैं कि सिलेरी मसल और रिलैक्स। नहीं भाई, सिलेरी मसल्स की अलग कहानी है, ठीक है, वो अलग खेल करते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अरे भाई हजारों बीमारियां, साला डॉक्टर थोड़ी बनने हम यहाँ, ठीक है। अब ऐसे तो फिर ग्लूकोमा है, प्रेस बायोपिया है, ठीक है, एस्टिग्मेशन है, पता नहीं क्या क्या है, उसका क्या कर सकते हैं। अब लिखो जरा, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा। फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल but near objects are not visible. अब इसका मतलब फार वाले ऑब्जेक्ट्स की इमेज तो रेटिना पे बन रही है, लेकिन नियर वाले क्या कर रही है, रेटिना के बिहाइंड बन रही है। भाई एक बात बताओ, फार वाला अगर रेटिना पे बन गया, ठीक है, इतनी बात, इतना कन्वर्ज हो रहा है, नियर वाला रखूं तो जब इतना ही कन्वर्ज होगा तो पीछे नहीं चला जाएगा कहीं, ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो इमेज ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट्स, image of far away objects is formed on retina, image of far away objects is formed on retina and for near objects behind retina. तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमूव दिस डिफेक्ट, to remove this defect we have to use converging lens, to remove this defect we have to use converging lens। कोई दिक्कत है भाई इसमें? ये बुढ़ापे में आती है, मतलब 50 साल के आसपास ये डोमिनेंट हो जाता है, और इसमें आई बॉल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, या फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो लिखो जरा, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल और इंक्रीज इन फोकल लेंथ। एक्चुअल में क्या होता है, बचपन में जो म्यू होता है, लेंस का म्यू, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और बुढ़ापे में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, इतनी बात। तो इस वजह से क्या कहते हैं, फोकल लेंथ क्या कर जाती है, अगर म्यू ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और म्यू कम है तो फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, ये हो जाता है, ठीक है, इतनी बात। अब एस्टिग्मेशन प्रेस बायोपिया मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, बायो वालों ने पढ़ रखा होगा, बाकी से कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, इतनी बात। अब हाँ हाँ ठीक है। अब लिखो जरा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है, लिखो प्रिंसिपल में। देखो
आपके बोर्ड में पहले 5 नंबर के सवाल जब आते थे तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप एक हमेशा आया है 5 नंबर पे, ठीक है। हाँ, कितने भी साल का पेपर देख लो आप उठा करके, ठीक है। तो ध्यान रखना या तो कंपाउंड या टेलीस्कोप में एक जरूर आएगा, ठीक है। अब लिखो जरा प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन convex lens and its principal focus. अगर ऑब्जेक्ट को मैं कन्वेक्स लेंस और उसके फर्स्ट फोकस के बीच में रखूं तो उसकी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल, इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो इट्स इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, erect and enlarged, ठीक है। मतलब हमने क्या कर लिया, इमेज जो देखी हमने वो क्या हो गई? इनलार्ज हो गई, ठीक है, इरेक्ट रही, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हैं। लिखो देयरफॉर इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग और रीडिंग ग्लास, मैग्नीफाइंग और रीडिंग ग्लास। अब जरा देखो बेटा, अब रे डायग्राम देख लो भाई। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। इतनी बात, इसको कन्वर्जिंग ही कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल फोकस मान लो ये रहा, ठीक है। इतनी बात, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस u, ठीक है। अब इसकी इमेज बना लें हम। इमेज बनाते हैं तो जरा देखो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली ऐसी सीधे चली जाएगी, यस और नो? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, और एक हमारे पास ऐसे पैरेलल भेज दिया हमने, इंसिडेंट। अब ये कहां से पास करेगी? सेकेंडरी फोकस से, अच्छा डायग्राम नहीं बना ना, चलो कोई बात नहीं। अब इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस हो जाने दो भाई। भाई देखो पता नहीं डायग्राम में कटेगा कि नहीं कटेगा। कट गया कट गया कट गया कट गया, सही है सही है सही है। यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, हाँ या ना? ये आ गया, दिस इज व्हाट? V, हाँ या ना? अगर लेंस फॉर्मूला देखें तो V कह लेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, बन गया। अब लिखो जरा मैग्नीफाइंग, चलो पहले रुक जाओ। आप एक चीज देखो, हम जो V बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात, इमेज हम बनाना चाहेंगे कहां पर? क्योंकि हम यहां पर अपना ह्यूमन आई रखेंगे, डाइवर्जिंग आ रही है, ठीक है। देखेगा जो V होगा वो D या D से बड़े डिस्टेंस पे होगा, तभी देख पाएगा।
जो इमेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या उससे क्या बियॉन्ड, ठीक है इतनी बात। तो v की वैल्यू हमेशा d या d से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। मतलब हम u को कुछ ऐसा सेट करेंगे कि जो हमारा v आए वो हमेशा क्या है 25 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है। अब लिखो जरा, मतलब कैपिटल डी क्या है यहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर जब हम डाटा में डालना चाहेंगे, ठीक है। अब लिखो जरा मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन। बेटा ये मैग्निफिकेशन वो वाला नहीं है जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है इतनी बात, इसको डिफाइन करने जा रहा हूं मैं। मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, एक्चुअल में वर्ड अच्छा इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर ही है, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जब बोलते हैं तो हम कई बार कंफ्यूजन में वाला उठा लेंगे, ठीक है इतनी बात। तो मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल subtended by image at an eye, angle subtended by an image at an eye to that of angle subtended by object at naked eye, या naked eye की जगह unaided eye, when object is at least distance of distinct vision, when object is at least distance of distinct vision, ठीक है भाई। मतलब मैं क्या करता हूं, आप ऐसे देखो, नेकेड आई पे जो एंगल सबटेंड हुआ वो तो ये हुआ, इमेज ने सबटेंड किया, सॉरी नेकेड आई नहीं, सॉरी इमेज ने जो एंगल सबटेंड किया वो थीटा आई हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने क्या कहा, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू आई। अब इमेज को तो लेंस के थ्रू ही देखेगा वो, डायरेक्ट देखेगा तो सीधे ऑब्जेक्ट दिख जाएगा भाई, हाँ या ना। तो इमेज तो एडेड से ही दिखेगा, किससे, लेंस के थ्रू। कितना एंगल बन रहा है, थीटा आई। अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को अलग निकाल लिया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, और इसको रख दिया कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, और यहां पर आई। अब ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये वाला, दिस इज थीटा नॉट, हाँ या ना, ये थीटा नॉट हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता दो मुझे। तो उसने क्या बोला, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम इज थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है इतनी बात। अब हो गया भाई। अब अगर आप थीटा आई देखो, दिस इज एच आई अपॉन वी, हाँ या ना, या एच ओ अपॉन यू भी तो है, बस निकम्मो, हाँ या ना। तो थीटा आई कैन बी रिटन एज एच आई अपॉन वी या एच ओ अपॉन यू, कोई दिक्कत है इसमें। और थीटा नॉट किसके बराबर है, थीटा नॉट इज एच ओ अपॉन डी, ये सुनो, तो tan थीटा के टर्म में कर ले भाई, छोटे ही एंगल है, ठीक है इतनी बात। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। अब अगर मैं
थीटा आई की वैल्यू एच ओ अपॉन यू डालता हूं और इसकी वैल्यू क्या डालता हूं, एच ओ अपॉन डी डालता हूं, तो क्या आ गया मैग्नीफाइंग पावर, m इज इक्वल टू डी अपॉन यू, डी अपॉन यू। आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस, हम मैग्नीफाइंग पावर की रेंज भी जानना चाहेंगे ना, ठीक है। एक केस जिसमें इमेज कहां बन रही हो, कैपिटल डी पे बन रही हो, और एक केस जब इमेज कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो। यस और नो? भाई इमेज हमारी कैपिटल डी और इन्फिनिटी के बीच बन सकती है, मैंने कहा ना डी या डी के बियॉन्ड इमेज बनानी है, ठीक है, इतनी बात। तो अब इसमें सबसे पहले हम केस लेते हैं, केस 1। रिलैक्स्ड स्टेट फार पॉइंट, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें इमेज कहां बन रही है, कहां बननी है, इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे कब बन सकती है, जो u क्या हो, f हो। अरे u कितना हो, f हो कि नहीं, ठीक है। इफ v टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, u टेंडिंग टू व्हाट, माइनस f, यस और नो, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, तो हमें प्लस माइनस का मतलब होता नहीं है, तो m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। ये मैग्निफिकेशन आ गया, आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना? दूसरा केस, अब दूसरा केस क्या होता है, केस 2। v एट माइनस डी, v कहां बन रहा है, माइनस डी पे। अब u की वैल्यू डालनी है मुझे, हाँ या ना? तो जरा देखो, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v दैट इज माइनस डी माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, इतनी बात। u निकालना है तो उसको साइन नहीं दे रहा हूं, वो अपने आप लेके आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, हाँ या ना? अरे 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। देखो जरा, u नेगेटिव ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा देखो, m कितना था, d अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू की वैल्यू पहले डाल सकता हूं मैं, कितना हो गया, d 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, तो कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, इतनी बात। मतलब हमारी जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है वो d बाई एफ से 1 प्लस डी बाई एफ के बीच में क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है, इतनी बात। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 1 प्लस डी बाई एफ, मिनिमम कितनी है, डी बाई एफ। खेल जाओ, इतना हो गया ना, कितना बढ़िया है। अब इसके बाद इसके यूजेस, ठीक है, फालतू हैं, ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं, स्लाइड्स देखना, ठीक है, घड़ी ठीक करना, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, ये सब हमारा काम नहीं है, ठीक है, कर लोगे अपने आप, है ना। अब लिखो जरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, स्लाइड्स भी सिंपल माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं कई बार। अरे यार, हे भगवान, तो बायो का स्टूडेंट है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 5 नंबर पे आ सकता है भाई, जितने भी नंबर का पेपर होता होगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप is not sufficient मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आप स्लाइड को अच्छे से एग्जामिन कर पाओ।
is not sufficient, therefore combination of two convex lens, therefore combination of two convex lens is used to produce larger magnification, to produce larger magnification। ठीक है, दो लेंस ले लेते हैं हम इसमें, मतलब एक की मैग्निफिकेशन फिर दूसरे की मैग्निफिकेशन, दोनों मल्टीप्लाई होकर के बड़ी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब खेल क्या है इसमें, लिखो ऑब्जेक्टिव, दो लेंस यूज करने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। Object is placed in front of objective. Object is placed in front of objective. ठीक है, such that image formed by objective, such that image formed by objective is real, inverted and enlarged, real, inverted and enlarged। हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से रखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के सामने कि उसकी इमेज रियल बने, रियल बने तो इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, और बड़ी बने। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस और 2f के बीच में रखेंगे, तो उधर क्या बनेगा, 2f के बियॉन्ड बन जाएगा, हाँ या ना। दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब ये कहानी बाद में लिखने से पहले पहले ही लिख लें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्राइमरी फोकस एंड 2f। Therefore, real image is formed beyond 2f, हाँ या ना। Therefore, real image is formed beyond 2f। अच्छा, ये तो पिलवा दे, हो गया भाई। अब ये कहानी आ गई, एनलार्ज तो हो ही गया। अब एक और मजेदार बात देखो, अब जो ये इमेज बनी, ठीक है, इतनी बात, ये किसके सामने आ गई, आई पीस के सामने। ठीक है, लिखो जरा, thus this image formed acts as object for eyepiece, thus this image formed acts as object for eyepiece। ठीक है, eyepiece large aperture and large focal length, eyepiece large aperture and large focal length। क्लियर भाई। अब आईपीस को लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का क्यों लिया, अगर इसका अपर्चर बड़ा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट आया इससे लाइट ज्यादा गैदर होगी, लाइट ज्यादा गैदर होगी तो इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, इतनी बात। और लार्ज फोकल लेंथ का ये भी पर्पज है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आया है, तो ये तो इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, ये ऑब्जेक्ट मुझे किसके अंदर रखना है, आई पीस के प्राइमरी फोकल लेंथ के अंदर। तो अगर वो फोकल लेंथ छोटी होगी तो इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा कई बार। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो अपर्चर ऑफ आई पीस, अपर्चर ऑफ आई पीस इज लार्ज सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज गुड। ठीक है, इतनी बात। अपर्चर आईपीस का इसलिए बड़ा लेते हैं ताकि इंटेंसिटी इमेज की क्या हो, अच्छी हो। क्लियर है इतनी बात, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज गुड। दूसरी चीज, दिस ऑब्जेक्ट मतलब जो पहले वाले से इमेज था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दिस ऑब्जेक्ट मस्ट लाई बिटवीन आईपीस एंड इट्स प्राइमरी फोकस। ठीक है भाई, बिटवीन आईपीस एंड इट्स प्राइमरी फोकस।
अब अगर ऐसा होगा तो अब जो इमेज बनेगी, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। बात समझ में आ गई भाई? अरे क्लियर है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ठीक, अब कर लेते हैं भाई, ये तो हमने पूरा डायग्राम आपको बता दिया, बना के देखते हैं। कितनी दूरी पे? UO दूरी पे, इस वाले से। ऐसा ही कुछ होगा। पहले इसकी इमेज बना लें, फिर आगे की बात में बनाते रहेंगे, ठीक है? इतनी बात, क्योंकि बाद में फिर बनेगी नहीं एक बार में, अगर नहीं बना पाए तो। ये I1 हो गया, ठीक है? दिस इज VO, ये डिस्टेंस। अब ये भाई किस में होना चाहिए? इसके प्राइमरी फोकस के अंदर, तो इसमें बना लेते हैं। यहां पर कलर बदल देते हैं। मान लो ये हमारा FE है। क्या है? FE, ठीक है? इतनी बात। और इधर क्या हो गया फिर? उतनी ही दूरी पे FE, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दूसरे वाले के लिए, ठीक है? इतनी बात। तो इसकी भी इमेज बनाते हैं भाई। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? पीछे कहीं पर ये मिलेंगे, वहां पर क्या बन जाएगा? इमेज। ये फाइनल इमेज हो गया कि नहीं हो गया हमारा? यहां पर हमारी कौन है? आंखें हैं, ठीक है? इतनी बात। अब सुनो भाई, ये हमारा क्या था? UE, अरे याद है या नहीं है? और ये हमारा क्या था? VE, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल D। यस और नो? ऐसा ही खेल है कि नहीं है? अब बना लो पहले इसे। अरे V0 इमेज का डिस्टेंस हो गया ना इस वाले लेंस से, ठीक है? इतनी बात हो गया भाई। अब एक बात बताओ, पहला जो लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन तो वही वाली है, पुरानी वाली, V0 अपॉन U0, ठीक है? इतनी बात। दूसरे वाले के लिए बात करनी है हमें, तो एक काम करो, रुको एक मिनट। हाँ,
आप ये देखो, ये हो गया आपका थीटा आई, हो गया कि नहीं हो गया? थीटा आई यही हुआ कि नहीं हुआ? आप दो तरीके से डिराइव कर सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑप्टिक्स में, अगर कई सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएं तो नेट मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल, ऐसा पढ़ाया हुआ है। या मैं क्या करूं, प्रॉपरली डिराइव करूं तो भी वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है इतनी बात। तो अब देख लेते हैं जी किससे करने की हमारी मर्जी है, ठीक है। अब जरा देखो, तुम मुंह बंद रख। अब क्या कहानी है, एम अगर मैं देखूं दैट इज थीटा आई अपॉन थीटा नॉट, थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा आई? देखो ये एच ओ था, ये एच आई डैश और ये एच आई, हाँ या ना, ठीक है। अब थीटा आई अगर आप देखते हो तो थीटा आई इज एच आई अपॉन वीई, या एच आई डैश अपॉन यूई, सेम ही है दोनों, ठीक है। और थीटा नॉट किसके बराबर, वही पुराना वाला एच ओ अपॉन डी, अनएडेड आई के सामने रख दिया ऐसे, ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो m कम्स आउट टू बी, मैं प्रॉपर डिराइव कर रहा हूं, ठीक है, आप खुशी हो जाओ, क्या हो गया, एच आई डैश अपॉन एच ओ इंटू डी अपॉन यूई। अब निकम्मो एक बात बताओ, एच आई डैश अपॉन एच ओ क्या होता है? इसकी मैग्निफिकेशन नॉर्मल वाली, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट, अरे वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो एम इज नाउ वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यूई, यस और नो? नोट करो इतनी बकवास। अब इसके केसेस आ जाएंगे कि जो इमेज बन रहा है हमारा वीई, ये वाला इमेज कैपिटल डी पे बने या इन्फिनिटी पे बने। लिखो जरा, लिखें, रिलैक्स स्टेट और फार पॉइंट रिलैक्स स्टेट और फार पॉइंट। अब मजेदार बात देखो, अगर रिलैक्स स्टेट या फार पॉइंट की बात हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो फाइनल इमेज बन रही है कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, हाँ या ना? वीई टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी, तो यूई टेंडिंग टू व्हाट, एफ ई, अरे यस और नो? तो एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है, कोई दिक्कत आ रही तो बता दो भाई। इसके बाद अगर मैं स्ट्रेन्ड आई और नियर पॉइंट की बात करता हूं तो हमने 1 अपॉन यूवी निकाला हुआ है बेटा, क्या निकाला था याद है, 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई, है ना? तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट डी इंटू 1 बाई डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, अरे याद है कि नहीं है, हाँ या ना? तो क्या आ गया, एम कम्स आउट टू बी वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यस और नो? और मैग्निफिकेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्योंकि वी नॉट अपॉन यू नॉट इज ग्रेटर देन 1, तो पुराने वाले से 1 से बड़ा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, यस और नो? अब एक और चीज भाई, अगली चीज क्या हमारे पास, लिखो इसी में, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है इतनी बात, उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है इतनी बात। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप,
डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इतनी बात। अब कितना हो गया, अगर मैं जनरल बात देखूं तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज VO प्लस FE। अरे निकम्मो, यही है कि नहीं है भाई? यहां से यहां तक VO है, ओ सॉरी VO प्लस UE, VO प्लस UE, हाँ या ना? ठीक है, अगर इस वाले केस में आ जाए इसमें, तो UE कहां, UE किसके बराबर हो गया? FE के बराबर। तो इस केस में क्या आ गया, इस केस में लेंथ आ जाएगा VO प्लस FE, यस नो? अरे इस केस में यही आएगा कि नहीं आएगा? और इस केस में जनरल फॉर्मूला UE की वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितनी निकाली है? 1/U इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE। तो लेंथ VO प्लस UE, और UE कितना है जरा देखो, UE विल बी DFE अपॉन D प्लस FE। तो कितना आ गया? VO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE, ये आ गया हमारे पास, हाँ या ना? ठीक है, ये हमारे पास कौन सा माइक्रोस्कोप खत्म हो गया? कंपाउंड खत्म हो गया भाई। ठीक है, नहीं तुझे प्रॉब्लम क्या पहले बता मुझे। मैंने सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं करा कि ये कर लो वो कर लो, मैंने डिराइव भी करा प्रॉपरली फॉर्मूले से। अब यहाँ पर ये HI डैश अपॉन HO आ गया, तो ये अपने आप ही VO अपॉन U है, ये तुम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो अपने आप ही आ रहा है सारा का सारा, मुझे कुछ करना ही नहीं उसमें। अब लिखो जरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप NCERT है। देखियो कौन कौन से टेलीस्कोप है NCERT में, क्योंकि टेलीस्कोप बहुत टाइप के होते हैं, जो हैं वही पढ़ लें हम, क्यों फालतू सारे पढ़ें। रिफ्रैक्टिंग वाला ही एस्ट्रोनॉमिकल होता है भाई, चिंता ना कर, ठीक है। देख भाई, ये किताब ही नहीं है इसके पास। एक रिफ्रैक्टिंग होगा या एस्ट्रोनॉमिकल होगा, हाँ ये हो गया रिफ्रैक्टिंग वाला या एस्ट्रोनॉमिकल। गधे माइक्रोस्कोप, अच्छा टेलीस्कोप का ये, ठीक है। ये टेलीस्कोप, अरे वो भी ऊपर भी टेलीस्कोप ही था, दूसरा था वो। नहीं ये है, अच्छा ये बनाया, ये बना दिया इसने, ठीक है। ये आ गया एस्ट्रोनॉमिकल, फिर कैसेगेरियन, दो ही हैं, दोनों ही बस दो ही हैं, वरना 5-6 होते हैं। चलो लिखो भाई एस्ट्रोनॉमिकल। और अच्छा एक चीज और भाई, ध्यान सुनो एक मिनट, पिछले वाले में ही अगर मैं उसी की बात करूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इतनी बात। अब अगर हमें ये बोल दे कि भाई आपका ये जो ऑब्जेक्ट है पहला वाला, ये ऑब्जेक्ट FO के पास है, किसके पास है? FO के पास। तो ये जो HI डैश बनेगा वो बहुत नजदीक चला जाएगा आईपीस के, आईपीस के क्या चला जाएगा? बहुत नजदीक, आईपीस के बहुत नजदीक तक चला जाएगा। तो VO विल बी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ज्यादातर सवाल न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा कर लिया उसने, NCERT में ही कर रखा है उसने, कि अगर हम कहें कि UO टेंडिंग टू FO है, FO की तरफ आ रहा है, तो VO क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी जाना चाहिए था, लेकिन इन्फिनिटी तो मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। हम ये मानेंगे कि जहां भी इमेज बनेगी वो कहां बन जाएगी? बिल्कुल लेंस के, इसी लेंस के पास में बन जाएगी। मतलब जो इसका लेंथ ऑफ, इस केस में LO लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगा, सॉरी लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? VO के। ये ध्यान रखना, तो लिख लो इसी में, इफ UO tending to FO, then VO is equal to capital L, VO is equal to capital L, ठीक है। अब फॉर्मूले भी थोड़ा सा अलग से लिख सकते हैं फिर हम। इस केस के लिए, इस वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं? M is equal to L अपॉन FO D अपॉन FE। और इस वाले केस के लिए क्या लिख सकते हैं हम? M
इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो कई बार आपसे ऐसा बोलेगा कि पास में रख दिया आपने फोकल लेंथ के, ठीक है, मतलब यूओ की वैल्यू क्या हो गई, एफओ हो गई, और वीओ क्या हो गया, एल के बराबर ही हो गया नियरली। अब आ जाओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखो, used to have clear and detailed view of heavenly bodies। इसको भाई रिफ्रैक्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग भी। तो लिख लो, नहीं तो कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे रिफ्रैक्टिंग वाला कौन सा होता है। दोनों एक ही है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने क्या कहा, इट इज यूज्ड टू हैव क्लियर एंड डिटेल्ड व्यू ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses objective, large focal length and large aperture, large focal length and large aperture। अब एक चीज और बेटा, क्योंकि हम देख रहे हैं हेवनली ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव हेवनली ऑब्जेक्ट को फेस करेगा। ऑब्जेक्ट है कहाँ? इन्फिनिटी पे। तो जो इमेज बनेगी वो सेकेंडरी फोकस पे ऑब्जेक्टिव के बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो, इमेज ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, इमेज ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव is real, inverted and highly diminished at secondary focus of objective, at secondary focus of objective, ठीक है भाई। अब this image formed acts as object for eyepiece of small focal length, small aperture, अब जरा देखो भाई, अब ये जो नया वाला ऑब्जेक्ट है ये आईपीस के प्राइमरी फोकस के अंदर आना चाहिए, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। तो लिखो जरा, लिखो, नाउ दिस न्यू ऑब्जेक्ट should appear between eyepiece and its primary focus, eyepiece and its primary focus, so that final image formed is virtual, erect and enlarged, final image formed is virtual, erect and enlarged, ठीक है भाई। जो फाइनल इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और क्या बनेगी? इनलार्ज बनेगी। क्लियर है इतनी बात? आईपीस से तो बड़ी बनेगी ना, ठीक है। अब जरा रे डायग्राम की बात कर लें।
इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल ही आएंगी, ठीक है, आने दो पैरेलल। ऐसी आ रही होंगी, ठीक है, इतनी बात। किसी एंगल पे आ रही है, मान लो कितने पे, थीटा नॉट पे, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। ये कौन है, ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो सीधे चली जाएगी, यहां मान लो इमेज बन गई। इमेज कहां बनेगी, फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन पे बनेगा। एच आई डैश, और ये कितना, एफ ई, सॉरी एफ ओ, कितना, एफ ओ, हाँ या ना। नाउ दिस मस्ट लाई बिटवीन प्राइमरी फोकस ऑफ आई पीस। तो जरा बना देते हैं भाई, आई पीस बना दिया हमने। मजबूरी में बड़ा बनाना पड़ रहा है, एक्चुअल में छोटा ही होता है, क्योंकि इधर बड़ा बन गया ना, कोई बात नहीं। ये हमारे पास एफ ई ए मान लेते हैं, क्लियर इतनी बात। किसके बीच में आ गया, आई पीस और प्राइमरी फोकस के बीच में। ये हमारा अब हो गया यू ई, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी इमेज बनाते हैं। एक बॉल ऐसे चला जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। पीछे मिलेंगे अभी, वहां पर इमेज बन जाएगा, मिलने दो भाई ने। ये बहुत बुरा सा हो रहा है, मिल जा। मिल गए मान लो, है ना, यहां मिल गए, छोड़ो, बहुत हो गया। ऐसा कुछ हो गया कि नहीं हो गया। दिस वुड बी व्हाट, वी ई, विच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यस और नो। और यही ड्रामा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने। अब भाई देखो, अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा आई होगा कि नहीं होगा। अरे होगा यार, हाँ या ना, ठीक है। इमेज देख रहे हैं उसकी, उसका एंगल आई पे, तो लिखो जरा मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होता है, अगर मैं अपनी आई को लेंस हटा के रख दूं यहां पर, तो वो जो हेवनली ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है,
थीटा नॉट बना रहा है कि नहीं बना रहा, पहले बता दो मुझे। सेम बना रहा है, हाँ या ना? अगर मैं स्टार को देखूं तो जो रेज आएंगी ऐसे अगर पैरेलल आ रही हैं तो मेरी आई पे कितना एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ? थीटा नॉट बना रहा है, ठीक है। अनएडेड वाला है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पर अब उसे स्टार को डी पे लाके तो नहीं रख सकता, लाके रख सकता है? नहीं रख सकता है, ठीक है, इतनी बात। तो अब और ये एंगल भी थीटा नॉट हुआ कि नहीं हुआ? देख लो आप, क्या चीज? हाँ भाई, तेरी आंखों का भी कुछ लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होगा ही होगा, ठीक है। अब ये आ गया, फोकल लेंथ स्मॉल लेके क्यों करा? किसकी फोकल लेंथ? आई पीस की। बेटा एक बात बता, आई ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पहले ही बड़ी है, ठीक है। अगर आप आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी ले लोगे, ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो बहुत पीछे चला जाएगा। आप खुद देख लो भाई, अगर ये नजदीक चला जाए, ठीक है, तो हो सकता है ये बिल्कुल पोल पे आ जाए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज यही बन जाएंगे फाइनली। भाई मेन काम तो लाइट गैदर करने का इसका है ना, इसका तो नहीं है लाइट गैदर करने का। अगर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है तो जितना बड़ा ये होगा उतनी ज्यादा लाइट गैदर करेगा, उतनी इंटेंस ये इमेज बनेगी, कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली इमेज बनेगी, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं एफ ओ को बड़ा कर दूं, यहां कर दूं, मान ले एफ ओ यहां तक आ गया, फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो इस लेंस का कोई पर्पज ही नहीं, पहले से उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप लिखो जरा, लिख ले, चल मैं बता रहा हूं, पहले नोट कर ले फिर बता देता हूं, लिखा देता हूं। लिखो, ऑब्जेक्टिव इज हैविंग लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर। मैग्नीफाइंग पावर तो समझ में आ गया क्या है? नेकेड आई से देखा और इमेज को फाइनल देखा थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, तो ये कहानी है एंगल दोनों का। ऑब्जेक्टिव is having large focal length and large aperture so that maximum light is gathered। बहुत दूर है भाई, तो उसकी ज्यादातर लाइट तो इधर उधर ही चली जाएगी, तो कोशिश ये करें कि जो भी इस एरिया में आए, मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये वाला एरिया क्या हो, बड़ा हो पाए, ठीक है, इतनी बात। सो दैट क्या कहते हैं, मैक्सिमम लाइट इज गैदर्ड फ्रॉम हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब जितना पॉसिबल है, आप जितना बड़ा कर पाओगे उतना ही गैदर करेगा, ठीक है। और टेलीस्कोप छोटे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हमें भाई वो दूरबीन नहीं होती है, टेलीस्कोप ना होता है, ठीक है, मतलब टेलीस्कोप सेक्टर 6 से भी बड़े बड़े हैं, हाँ इससे बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे पड़े हैं, ठीक है, इतनी बात। क्या कह रहा है? आदमी घुसता है उसके अंदर टेलीस्कोप देखने के लिए, ठीक है भाई, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं ऑस्ट्रेलिया में, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं कि तो सोच भी नहीं सकता है, ठीक है, एक एक शहर के बराबर टेलीस्कोप रखे हुए हैं, खाली है, और ऑस्ट्रेलिया पूरा रेगिस्तान है ज्यादातर, ठीक है। अब दूसरा, इसका क्या पर्पज, इसका कोई रोल ही नहीं है एक्चुअल में। अभी मैग्निफिकेशन भी निकालोगे तो अगर एफ ही बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी, अभी निकाल के देख ले, ठीक है। अब जरा देख, अब थीटा आई, थीटा आई को क्या लिख सकते हो आप, जरा देखो भाई, थीटा आई कैन बी रिटन एज एच आई अपॉन वीई एक, दूसरा एच आई डैश अपॉन यूई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एंड व्हाट इज थीटा ओ, एच आई डैश अपॉन एफ ओ, हाँ या ना, अपॉन व्हाट, एफ ओ। अरे थीटा नॉट इज एच आई डैश अपॉन दिस लेंथ दैट इज एफ ओ, तो थीटा नॉट हाँ या ना। अब अगर मैं वहां पुट कर दूं तो देखो क्या मिल रहा है अपने आप, अभी आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा है और वो क्यों छोटा है, क्योंकि एफ ही नीचे आएगा, अगर एफ ही बड़ा हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू, जरा वैल्यू डालो, थीटा आई अपॉन दिस, तो एच आई डैश कट गया, कितना आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई, अरे आ गया कि नहीं आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई। अब यहां फिर से दोनों केस, फिर से क्या, दोनों केस। केस वन, फार पॉइंट, फार पॉइंट के लिए वीई क्या हो गया, वी क्या हो गया, इंफिनिटी, तो यूई क्या हो गया, एफ ई,
तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। अब एक बात बता, अगर एफ ई बड़ा होगा तो m क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बेकार हो गया, हाँ या ना। ठीक है, अब दूसरा नियर पॉइंट, अब वीई किस पे, कैपिटल डी पे, अरे वी किस पे, कैपिटल डी पे, तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, हाँ या ना। तो कितना आ गया जरा देखो, चलो कर लेते हैं, एक मिनट, नियर पॉइंट है ना, थोड़ा छोटा कर लो इसे, अब नियर पॉइंट की बात कर लो आप। ठीक है, 1 अपॉन यू ई निकाला हुआ ना हमने इसका लिए, अरे निकाला था ना, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, ऐसा करा हुआ कि नहीं करा हुआ हमने, यही आया था ना, नहीं सब प्लस ही तो आएगा, देख ले एक मिनट, रुक जा, वीई इज माइनस डी, ठीक है इतनी बात, 1 अपॉन वी माइनस डी माइनस 1 अपॉन यू, ये तो अपने आप आना है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, यही करोगे आप, तो कितना आ गया, 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, यही तो कह रहा था मैं, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या आ गया, m इज इक्वल टू एफ ओ 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। आप एक काम करो, एफ ई कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, एफ ई, तो क्या आ गया, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। पिछले में क्या होता था, डी अपॉन एफ ई होता था, यहां पर क्या आ गया, एफ ई अपॉन डी अपॉन एफ ई होता था, यहाँ एफ ई अपॉन डी आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब रुको एक मिनट, अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देख लें, क्या देख लें भाई, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब अगर आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देख रहे हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गया, एफ ओ प्लस यूई, एफ ओ प्लस यूई। अब आप एक काम करो, इस केस में कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, हाँ या ना, अरे यू ही किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है या नहीं है। और इस केस में लेंथ आप निकाल लो, जो आ रही आ जाएगी, अरे यू की वैल्यू डाल देना आप, हाँ या ना, हो गया। अब एक और काम कर लो यार, लिखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, इसमें क्या हो रहा है, फाइनल इमेज जो हमारी है इनिशियल के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, ठीक है इतनी बात। अगर हम फाइनल इमेज भी इरेक्ट देखना चाहते हैं तो हम कुछ एक जुगाड़ करेंगे इसी में, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ थोड़ा सा जुगाड़ आएगा, ठीक है इतनी बात। ठीक है, तो लिखो जरा, इफ वी वांट टू हैव फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हेवनली बॉडी, ठीक है इतनी बात, अभी तो इन्वर्टेड आ रहा है ना। इफ वी वांट टू हैव फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हेवनली बॉडी, ठीक है इतनी बात, तब क्या करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिटा दूं इस ड्रामे को, कुछ नहीं, फॉर्मूले सब सेम रहेंगे, सिर्फ लेंथ बदलेगी ट्यूब की, और क्या कहते हैं, एक लेंस और आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा वो देख लो एक मिनट, रे डायग्राम से क्लियर हो जाता है।
ये था, ठीक है, इतनी बात। यहां पर बीच में हमने एक लेंस और ले लिया, इसको क्या नाम देते हैं? इस लेंस को, इस लेंस को हमने क्या नाम दे दिया? कुछ भी नाम दे दो, इरेक्टिंग लेंस। क्या नाम दे दिया? इरेक्टिंग लेंस। इसका कोई काम है नहीं, ये बेकार है। इसकी फोकल लेंथ एफ आई, कितनी? एफ आई, ठीक है। और यहां से यहां ये है 2 fi, ये डिस्टेंस। तो अब जो इमेज बनेगी उधर 2 fi पे बन जाएगी, सेम साइज की, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास ये एक आई पीस है। मैंने बीच वाले का रे डायग्राम नहीं दिखाया आपको, ठीक है, तो कोई फायदा है उसका? ठीक है, ये आ गया, ये हमारे पास आई पीस है और इसकी फोकल लेंथ एफ ई और ये एफ ई है, ठीक है भाई। अब जरा देखो, अब बना लो इमेज। यहां क्या हो गया हमारे पास? फाइनल इमेज हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? आ गया कि नहीं आ गया? ये काम है और कुछ नहीं। मतलब लेंथ कितनी बढ़ गई ट्यूब की? 4 एफ आई, लेंथ बढ़ गई 4 एफ आई। और इस लेंस ने कोई मैग्निफिकेशन में चेंज नहीं किया, इसका काम सिर्फ क्या रहा? इरेक्ट करना, हाँ या ना? हो गया भाई। चलो आज इतना ही करो। लास्ट एक हमारे पास बचा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वैसे उसकी कोई मैथमेटिकल थियरी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है। तो लिख लो, आप चाहें लिखो, खत्म ही रखते हैं। लास्ट लिखो कैसेगेरियन टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसेगेरियन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन है, रे डायग्राम तक नहीं है, ठीक है, इतनी बात। 2-3 नंबर पे आ सकता है, जो मेन 5 नंबर पे आएगा वो एस्ट्रोनॉमिकल आएगा, ठीक है, इतनी बात। कैसेगेरियन स्पेलिंग आप देख लेना जो भी है, ठीक है। कैसेग्रेन या कैसेगेरियन टेलीस्कोप या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, इतनी बात है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया अपना, ठीक है।